विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुरेश खन्ना के साथ तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे और कई सारे मुद्दों पर वार्ताएं होंगी। इस सर्वदलीय बैठक के दौरान कई सारे विषयों पे सभी की सहमति ली जाएगी। उसके बाद से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। देखना दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र में विपक्ष किन किन मुद्दों पर पक्ष यानी सत्ताधारी पार्टी को घेरता है और सत्ताधारी पार्टी के पास किन किन का जवाब होता है। कैमरामैन सूर्या के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। नवागंतुक पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जैसे ही इन्होंने 24 घंटे ही हुए थे यहाँ का अवकाश ग्रहण किए हुए और कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद इन्होंने जो है बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस विभाग की मीटिंग करके इन्होंने कहा है कि जो भी जनपद में अपराध हैं या अपराधी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एसओजी प्रभारी और सिविल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया है कि इनके खिलाफ अभी और बड़ी कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। हालांकि जैसे ही अंकुर अग्रवाल ने बांदा जनपद में कदम रखा और इसके बाद उन्होंने यहां का कार्यभार ग्रहण किया और तत्काल इन्होंने सभी थानाध्यक्षों की एक मीटिंग ली और इस मीटिंग के जरिए उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त कर दिया। यूपी की योगी सरकार का कहना है कि हमारे सारे अधिकारी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। उसको लेकर के अंकुर अग्रवाल ने खुद कहा कि अपराध और अपराधियों को लेकर के बांदा जनपद में जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। जहां जो समस्या हो 24 घंटा फरियादियों के लिए मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा। हालांकि देर शाम जब फ़ोन पर वार्तालाप हुई तब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का भौगोलिक स्थिति समझ रहा हूँ और मुझे हफ्ते 10 दिन लगेंगे, इसके बाद यहाँ का रूप दूसरा होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। शातिर कितना भी चालाक हो मगर पुलिस के शिकंजे से नहीं बच पाता है। जनपद फतेहपुर की सुल्तानपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने यानी कि सुल्तानपुर थाना की पुलिस ने प्रेम नगर में चेकिंग के दौरान ऐसे वाहन चोरों का भंडाफोड़ किया है जो कि एक लंबे समय से वाहन की चोरी जनपद में कर रहे थे और यही नहीं 5 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 बाइक बरामद की और 3 कट्टे और कारतूस। 2 लोग जो थे शातिर किस्म के थे वो भागने में कामयाब हुए, जिनकी पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। इस जनपद में एसपी के निर्देश के बाद जिस तरह से पुलिस पूरी तरह से मकड़जाल जनपद में फैलाए हुए हैं और वाहन चोरों के लिए आंखों की किरकिरी बनी हुई है। लगातार खुलासा बाइक चोरों का जिस तरह से हो रहा है, तो बाइक चोर जितने भी हैं जो कि पुलिस के पकड़ से दूर है, जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। झांसी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति पत्नी रक्त रंजित अवस्था में एक मकान में पड़े मिले। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जाकर देखा, जहां पति मृत अवस्था में पड़ा था वहीं पत्नी घायल अवस्था में थी, जिसे आनन फानन में झांसी के मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिछोर में एक पति पत्नी को रात्रि के समय उसके ही बेटे द्वारा लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। जब घटना की सूचना पर पुलिस सुबह दूसरे दिन मौके पर पहुंची तो जहां घायल पत्नी और मृत पति को हिरासत में लेकर पुलिस
पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रही थी, वहीं ऊपरी हिस्से पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो एक बंद कमरे में मृतक का बेटा मिला, जिसके साथ पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूला है, जिसमें बताया है कि उसने ही अपने माता पिता को लाठी डंडों से मारपीट की है, जिसमें दोनों की मौत हो गई। फिलहाल यह अभी बताना मुश्किल है कि हत्या के पीछे का कारण आखिर क्या है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे झांसी के एसएसपी राजेश एस द्वारा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उन्होंने कहा है कि इस घटना से जल्द ही खुलासा किया जाएगा और इस घटना के मुख्य कारण की क्या वजह है यह भी पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परहा, प्राइम न्यूज़ झांसी। सोनभद्र के पिपरी थाना अंतर्गत पाली गांव में मजदूरों से भरी हुई एक पिकअप वाहन पलट गई। उसमें करीब 50 की संख्या में मजदूर जो डेली मजदूर थे वो पिपरी से अनपरा की ओर जा रहे थे कि रास्ते में ड्राइवर द्वारा किसी गाड़ी को ओवरटेक करने से उसका नियंत्रण खो गया, जिससे पिकअप पलट गई। मौके पर करीब 22 लोग घायल हो गए। पीछे से जा रही एम्बुलेंस द्वारा घायलों को ले जाकर अनपरा के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। उसमें करीब 6 महिलाएं और बाकी पुरुष घायल थे, मगर जो कुछ लोग जो 6-7 लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको वहाँ से अनपरा से रेफ़र करते हुए 100 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। ओवरटेक करने के वजह से अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसमें मजदूरों एक पिकअप वाहन में करीब 50 की संख्या में जो मजदूर बैठे हुए थे, इस पे यातायात विभाग किस तरह का नियंत्रण कर रहा है, यह एक सवाल है। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। जनपद बागपत में जिलाधिकारी द्वारा हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें, इस हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी के निर्माण में लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए का खर्चा आने का अनुमान है। तो जिसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी, किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है जो हाईटेक नर्सरी है। वो आपको बता दें, उद्यान विभाग, कृषि विकास योजना तथा मनरेगा द्वारा ये जो है स्थापित किया गया है। ये जो कार्यशाला है, जो नर्सरी है, ये इन तीनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई है। इसमें बता दें, किसानों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख रुपए की, लगभग 15 लाख सब्जियों की जो पौध है वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए एक पौध का जो मूल्य है वो केवल 1 रुपये रखा गया है। इससे किसानों को 2 लाभ होंगे। एक तो उन्नत किस्म की सब्जी जो है पैदा करने के लिए, पैदावार के लिए पौध मिलेगी। दूसरी जो है, उनको केवल मात्र 1 रुपये में जो पौध मिल रही है, तो उससे किसानों की आय कहीं ना कहीं ये दुगनी जो है होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, जनपद बागपत के खेकड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में इस हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी का निर्माण किया गया है, जिसका कि आज जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जो है निरीक्षण किया गया है। जिसके चलते तमाम जो है वहाँ पे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी और खेती से संबंधित लोग उपस्थित थे। तमाम जो है कार्य जो इस नर्सरी है इसकी बारीकी से निरीक्षण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो तैयारी थी या उसकी सारी चीज़ें थी, उनसे जो है जिलाधिकारी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए हैं। आपको बता दें, जनपद के किसानों के लिए एक आइटम है कि ये जो चीज़ एक ऐसी है, ये जो हाईटेक जो वेजिटेबल नर्सरी है, उनके लिए बहुत बड़े लाभ का जो है एक सौदा होने वाला है। उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा ही, क्योंकि इसमें 2 चीज़ आती हैं। देखिए, उनको उन्नत जो है पैदावार के लिए उन्नत किस्म की पौध मिलेगी। जो सब्जी हाईटेक जो सब्जी होती है, जो वैज्ञानिक तरीके से उगाई जाती है, उनकी पौध मिलेंगी। दूसरा, उनको मात्र 1 रुपये में जो पौध मिल रही है, तो उनके कहीं ना कहीं बचत भी होगी। और जो उनको उन्नत किस्म की सब्जी जो मिलेगी वो बाजार में महंगे रेटों पर बिकेगी। नई नई सब्जी की जो पौध उगाई जा रही हैं वो उनके लिए जो बहुत लाभदायक होंगी भविष्य में। तो बता दें, इन सारी चीज़ों के साथ, तमाम जानकारियों के साथ, कैमरामैन रमीपाल दामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। बुंदेलखंड में बीते 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है
और बारिश का नतीजा ये हुआ कि केन नदी अपनी बाढ़ की स्थिति पर आ गई है। हालांकि देर शाम मध्य प्रदेश के बैरियारपुर बांध से 3 फाटक खोले गए थे, जिसमें से कई लाख क्यूसेक लीटर पानी डिस्चार्ज हुआ है। इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हालांकि जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में बनी चौकियों के निरीक्षण के लिए एसडीएम को आदेश दिया है। तो वहीं कई गांव बाढ़ की ग्रस्त में भी आ सकते हैं, इसको लेकर के जिला अधिकारी निरीक्षण भी कर रही हैं। लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं ये बांदा शहर का केन नदी पुल है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह बाढ़ धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो ये बाढ़ बढ़ने का क्रम है वो 2 घंटे में 1 मीटर बढ़ रही है। कल इसी जगह पर जब मैं आया था तब शाम को बाढ़ की मात्रा कम थी, लेकिन आज सुबह फिर बाढ़ बढ़ गई है, जिससे केन नदी के तट पर बसे सैकड़ों गांव प्रभावित हो सकते हैं। इसको लेकर के जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने सख्त आदेश दिए हैं कि जिन गांवों में बाढ़ का पानी घुस सकता है वहां के ग्रामीणों को शेल्टर हाउस में शिफ्ट किया जाए और उनके मवेशियों को गौशालाओं में बंद किया जाए। हालांकि दुर्गा शक्ति नागपाल ने ज़िले के सभी एसडीएम को सख्त आदेश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ित कोई भी मामला जैसे ही आता है तत्काल उसका निराकरण किया जाए। लेकिन जिस तरह बांदा के तलहटी में बसे कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से घिर सकते हैं, उसके लिए जिला प्रशासन को कठिन काम करना पड़ेगा, तब वहां के ग्रामीण बचाए जा सकते हैं। हालांकि ये बाढ़ बांदा में पहली बार नहीं सालाना आती है, तो जिला अधिकारी भी उसकी पूरी तैयारी किए हुए बैठी हुई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। औरैया में कल दिन भर रही भारी उमस के बाद देर शाम तकरीबन 6 बजे से रात 8 बजे तक भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी जिससे वाहन चालकों को लाइट के सहारे से वाहन चलाने पड़ रहे थे। विजुअलिटी इतनी कम हो गई थी कि पास का भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो कई वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा करके पानी बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वहीं कई वाहन सड़कों पर लाइट जलाकर रेंगते दिख रहे थे। जहां पानी बरसने से धान की फसल को लाभ मिलेगा, तो वहीं इस बारिश से तिल व मक्का की फसल को नुकसान होगा। मौसम विभाग ने जनपद में अभी 3 दिन और तेज बारिश होने का अनुमान बताया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में न जाने की एडवाइजरी जारी की है। देर शाम तेज बारिश होने से नगर की सड़कें जलमग्न हो गई थी, दुकानों में पानी भरने लगा था। व्यापारी अपनी दुकानों से पानी बाल्टियों के द्वारा निकाल रहे थे। बरसात इतनी तेज हुई कि सुबह पार्कों से पानी नहीं निकल पाया, जिस कारण सुबह पार्क में टहलने गए लोग मायूस होकर लौट गए। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। हरदोई के जिला कारागार से पेशी पर लाया गया अभियुक्त सिपाही को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि अभियुक्त फुरकान नाम का व्यक्ति जो कि चोरी के मामले में हरदोई जिला कारागार में बंद था, उसकी पेशी थी। इस दौरान उमानाथ नाम का सिपाही उसको कस्टडी में लेकर तारीख कराने के लिए ले गया। उसके बाद होता ये है कि दोनों ही व्यक्ति आराम से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब शाम को जिला कारागार में गणना की जाती है तो वहाँ पर एक कैदी कम पाया जाता है, जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को दी जाती है, तो महकमे में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद तलाश होती है उस सिपाही की, उस आरक्षी की जिसकी कस्टडी में उस मुलजिम को भेजा गया था। जिसके बाद वह सिपाही अपने कमरे में आराम से शराब पीता हुआ पाया जाता है। जब उससे मुलजिम के बारे में पूछा गया तो कुछ वो बता ही नहीं सका। जिसके बाद पुलिस ने टीमें गठित की गई। लगातार 3 टीमें दबिश देकर उस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं जो आरक्षी था उमानाथ, उसका मेडिकल कराकर उसके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो फरार मुलजिम है उसको कब तक तलाशा किया जाए। यहाँ बता दें हरदोई पुलिस के तमाम ऐसे कारनामे सामने आए हैं कि शराब पीने के बाद कोई दरोगा खुलेआम शराब पीता है, तो कोई थप्पड़ मारता है, तो कोई नाले में पड़ा मिलता है, तो कोई अपनी कस्टडी से ही मुलजिम को ही फरार करवा देता है। अब देखने वाली बात होगी कि एसपी राजेश द्विवेदी तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, डेली गश्त करते हैं, सिपाहियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उनकी परेड कराई जाती है।
लेकिन यहाँ के जो कांस्टेबल सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर आई कि जो मुलजिम है तो सीतापुर के संदना क्षेत्र का रहने वाला फुरकान एक शातिर अपराधी है। चोरी की बाइक उसके पास बरामद हुई थी, उसको जेल भेजा गया था और पेशी के दौरान वो वहाँ से फरार हो गया। इस समय वो कहाँ है, किस तरीके से है, क्या अन्य कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है, भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं और फरार कैदी की तलाश में कामबिंग की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। कैमरा पर्सन अमृत दीपा गुप्ता, प्राइम न्यूज़। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर से एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि पुरातन तत्व विभाग लगातार सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में जो दावा किया जा रहा है वह कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर आ रही। सूत्र ये दावा कर रहे हैं जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो तहखाना है, तहखाना में अखंडित मूर्तियां पाई गई हैं, स्वास्तिक चिन्ह पाए गए हैं, त्रिशूल के निशान पाए गए हैं, तमाम वो चीजें देखने को मिल रही जो एक साधारण हिंदू मंदिरों में देखा जाता है। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो पुरातन तत्व विभाग है वो जांच कर रहा है और जांच में जो चीजें निकल कर आ रही हैं उससे आने वाले दिनों में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन पुरातन तत्व विभाग लगातार जांच करे और जांच में जो रिपोर्ट आएगी वह सीलबंद लिफाफे में जिस तरीके से वाराणसी के जिला कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से सर्वे की जा रही है, क्योंकि लगातार पहले मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया सर्वे का, उसके बाद आज मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने पुरातन तत्व विभाग के साथ गए हैं और तहखाने की चाबी भी दी है। लगातार अभी भी जांच किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं नई चीजें अब देखने को मिल रही, जो दावा था हिंदू पक्ष का कहीं न कहीं अब मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को झटके पे झटका महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले माननीय उच्च न्यायालय में उनको झटका लगा, उसके बाद आपको बता दें कि पुरातन तत्व विभाग जो दावा कर कहीं न कहीं जो दावे किए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से दावा हो रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में तमाम वो चीजें मिली है जो एक मंदिर में देखने को आम इंसान को मिल सकती हैं। जिस तरीके से चाहे स्वास्तिक के चिन्ह की बात कर लेते हैं और चाहे त्रिशूल की बात कर लेते हैं, तमाम वो चीजें लगातार मिल रहे हैं। फिलहाल अभी दावा है, लेकिन जिस तरीके से दूसरा चरण, क्योंकि सुबह से लगातार तकरीबन 8 बजे के आसपास से पुरातन तत्व विभाग लगातार जो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में तमाम जो पुरातन तत्व विभाग की टीम है, तमाम उनके पास ऐसे सिस्टम है, ऐसे सिस्टम से लैस है कि जो चाहे दीवारें हों और चाहे मिट्टी की चीजें हों, चाहे जो भी चीजें हों, उनको बाकायदा ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है वाकई में मंदिर है या मस्जिद और कितनी पुरानी इसकी नींव रखी गई है और अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मस्जिद में पाई जाती हैं और जो मंदिर में पाई जाती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार वाराणसी का जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है, क्योंकि पूरे वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि सावन का महीना है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। और लगातार ज्ञानवापी परिसर में पुरातन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उप निदेशक आलोक त्रिपाठी के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सुबह तकरीबन 6:30 बजे मार्शल हेरल्ड ऑफ इंस्टीट्यूट अछलदा की बस भैंसौल से 2 दर्जन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। तभी अचानक बस का संतुलन खराब हो गया और बस खेत में जाकर के गिर गई। बच्चों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। तब तक बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीतमल भरत पासवान को भी घटना की सूचना जैसे ही मिली वह भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत पासवान ने बताया कि बच्चों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें परिजन स्वयं इलाज के लिए लेकर चले गए थे। वहीं पुलिस बस को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया बस सड़क कटी होने की वजह से और सड़क में गड्ढे होने की वजह से असंतुलित होकर खेत में गिर गई थी। इसके बाद भी जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कल जनपद में तेज बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढों में जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में बस पलटने की क्या वजह निकल करके सामने आती है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। हाथरस में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की हुई मौत, 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु हुए घायल। आपको बता दें एटा जिले के कस्बा जलेसर से 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मथुरा जिले के गोवर्धन जी परिक्रमा लगाने जा रहे थे। जब इनकी यह ट्रैक्टर ट्रॉली हाथरस जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के सादाबाद रोड पर पहुंची तो वहीं सामने से आ रहे डंपर के द्वारा श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली में भी से टक्कर मार दी गई, जिससे सभी श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के तेज धमाके की आवाज सुनकर और लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग और राहगीरों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिनके द्वारा तत्कालीन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया
और सभी फंसे हुए घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाला गया। वहीं इस दुर्घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा इलाका पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सैंपल और सादाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिनके द्वारा सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा 5 श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया गया है। तो वहीं 1 दर्जन से अधिक घायल थे, जिनका सभी डॉक्टरों के द्वारा सभी का प्राथमिक उपचार किया गया और गंभीर घायलों को आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के जिला चिकित्सालयों में रेफर कर दिया है। वहीं इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे जिला अस्पताल पहुंच गए, जिनके द्वारा डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। उन्नाव पुलिस लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस लाइन में जो एक आरक्षी था राजेश पांडे, उसका शव खिड़की से लटकता हुआ मिला। तो उसके बाद से तमाम तरह के कयास शुरू हो गए कि ये हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर तमाम तरह की जांचें शुरू हो गई। एसपी सीओ तुरंत मौके पर पहुंच गए, तमाम वहां का स्थलीय निरीक्षण किया गया, तमाम तथ्य जुटाए गए। अब इसकी जांच चल रही है कि उसने इस तरह की घटना कैसे हुई है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में लगातार दूसरी वारदात है जब किसी पुलिस वाले ने इस तरह मौत को अपने गले लगाया। अभी सफीपुर कोतवाल कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने कमरे में फांसी के फंदे में झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और वहीं ये दूसरा मामला आज उन्नाव की पुलिस लाइन में सामने आया, जहां पर राजेश पांडे नाम का एक सिपाही था, जिसने जो खिड़की थी उसमें फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल हत्या और आत्महत्या में पूरा मामला उलझा हुआ है। अभी इसका कुछ दिन पहले ही जो है सीतापुर ट्रांसफ़र किया गया था, जो 1 महीने पहले इसका ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन अभी उसने ज्वाइनिंग नहीं की थी। अब तमाम तरह के जो कारण हैं उनका पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई पारिवारिक कलह थी या यहाँ पर था, छुट्टी को लेकर परेशान था, किस चीज़ को लेकर परेशान था। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अधीक्षक और सीओ द्वारा जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी तनावग्रस्त होकर इस तरह मौत को अपने गले लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और जो ज़िला प्रशासन है उनको कहीं ना कहीं सभी सिपाहियों की मॉनिटरिंग कराने की ज़रूरत है कि उनके दिमाग से सभी तरह के निगेटिव थॉट्स निकल सकें और वो एक पॉजिटिव ज़िंदगी अपनी जी सकें। इस तरह की 2 घटनाएं हो जाने के बाद पूरा पुलिस महकमा हिल गया है और लोग काफ़ी गमगीन हैं। उन्नाव से प्राइम न्यूज़ के लिए मैं तौहीद अहमद।